सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सोवियत यूनियन का पोलैंड पर हमला करने के बाद वो कई लोगों को कैदी बना लेते हैं। उन्हीं में एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है यानुश। वो उस पर कई इल्जाम लगाते हैं और पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देता है। तभी सोवियत यूनियन का पोलैंड पर हमला करने के बाद वो कई लोगों को कैदी बना लेते हैं। उन्हीं में एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है यानुश। वो उस पर कई इल्जाम लगाते हैं और पेपर पर साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देता है। तभी हस्बैंड है, वो यानुश से पूछता है कि क्या तुम इस बात को मानते हो? तो वो कहता है हाँ, ये मेरी वाइफ है। इसके बाद वो ऑफिसर उसकी वाइफ से ये पूछता है कि इसके बारे में तुम और क्या जानती हो? तब वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और ये दूसरे मुल्कों में जासूसी करते हैं। ये सुनकर यानुश को बहुत दुख होता है। क्या जानती हो? तब वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं और ये दूसरे मुल्कों में जासूसी करते हैं। ये सुनकर यानुश को बहुत दुख होता है। इस बयान के बाद साल 1940 में यानुश को 20 साल के लिए सजा दी जाती है और उसे साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ से कई किलोमीटर दूर सिर्फ जंगल और बर्फ है। जेल में पहुंचने के बाद यानुश के साथ जितने भी नए कैदी होते हैं उन सबको वहाँ का एक ऑफिसर बताता है कि सिर्फ ये जेल ही तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा इलाका तुम लोगों के लिए जेल है, क्योंकि यहाँ पर कई हजार किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और बर्फ है और कुदरत कभी किसी पर रहम नहीं करती। और वो ऑफिसर कहता है कि अगर कुदरत ने तुम पर रहम कर भी दिया तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि यहाँ हर कैदी के ऊपर इतना इनाम है कि तुम्हें कोई भी मारने से चूकेगा नहीं। इसके बाद जब वो खाना खाने के लिए लाइन में लगते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा होता है और वो जब अपना खाना लेके जा रहा होता है तो उसके हाथ से एक रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और तभी एक दूसरा बुजुर्ग उस पर झपटता है, लेकिन वो उस पर पैर रखकर अपना टुकड़ा उठा लेता है। यानुश ये देख रहा होता है और वो अपना खाना उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है जो अभी दूसरे का खाना उठाने की कोशिश कर रहा था। अब जिसका ये खाना उठाने की कोशिश कर रहा होता है वो बुजुर्ग बोलता है, क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? तुम आधे राशन में यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। यानुश बोलता है कि इसकी उम्र तो देखो। वो बुजुर्ग बोलता है कि मेरी भी उम्र हो गई है, लेकिन सुबह तक मैं जिंदा रहूंगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। और उसके बाद वो बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है। यानुश बोलता है कि एक्टिंग के लिए 10 साल की सजा। वो कहता है कि हाँ, यहाँ ऐसा ही है। यानुश उसे पूछता है कि क्या आज तक कोई जेल से भागा है? वो कहता है कि आज तक यहाँ से कोई नहीं भागा और तुम भी मत सोचो, अगर भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इस जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं जो अलग अलग मुल्कों के होते हैं, जिनमें क्रिमिनल्स और सीरियल किलर्स भी होते हैं। और जो एक्टर होता है वो यानुश को एक रास्ता दिखाता है और बोलता है कि ये भागने का रास्ता है और मैं बहुत दिनों से तुम जैसे किसी साथी की तलाश कर रहा। यानुश बोलता है कि हम जाएंगे कहाँ? चारों तरफ तो सोवियत यूनियन है और एक तरफ जर्मन है। तब वो कहता है कि हम नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं और बॉर्डर क्रॉस करके मंगोलिया पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो बाहर हम ठंड से मारे जाएंगे और साथ ही हमें बहुत सारा खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। मंगोलिया यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। यहाँ इस जेल पर ये सब लकड़ी काटने का काम करते हैं। ये जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब एक बार जब ये वापस आते हैं तो बर्फ की तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि उन हवाओं से 3-4 लोग वहीं पर ही मारे जाते हैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसका नाम मिस्टर स्मिथ होता है। वो बोलता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन उनका जो इंचार्ज होता है वो बोलता है कि नहीं, हमें यहीं रुकना होगा, हम जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि उसको पता होता है कि जंगल से कैदी भाग सकते हैं। लेकिन मिस्टर स्मिथ उसकी बात नहीं मानते और वो वहीं जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तब वो इंचार्ज मिस्टर स्मिथ को बोलता है, रुको वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन मिस्टर स्मिथ नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। इसके बाद उनका इंचार्ज बोलता है, चलो सब जंगल चलो, और वो सब के सब जंगल की तरफ चले जाते हैं और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। अगले दिन इन सबको बुलाते हैं और लाइन में खड़ा करते हैं और एक आदमी आता है जो इनका ऑफिसर होता है। वो मिस्टर स्मिथ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ठंड बहुत लगती है ना, तुम बाहर आओ। और ऐसा करके ये बहुत से लोगों को बाहर निकालते हैं, जिनमें से यानुश भी होता है। मिस्टर स्मिथ बोलता है कि कल ही मार दिया होता तो अच्छा था, ये हमें खदान भेज रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ मौत है। असल में वहाँ पर सिर्फ पॉल्यूशन है और मौत के सिवा उनको वहाँ कुछ नहीं मिल सकता। अब जब वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तभी यानुश को वहाँ पर हेल्यूसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसे अपना घर दिखाई देता है और घर के बाहर एक पत्थर होता है जिसके नीचे एक चाबी होती है और वो उस पत्थर को उठाकर चाबी निकालकर घर के अंदर चला जाता है।
तब वहाँ पर एक गार्ड होता है। वो गार्ड यानुश को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर स्मिथ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो गार्ड तुम्हें गोली मार सकता था। वो बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे निकलना होगा, मैं एक एक्टर को जानता हूँ जिसके पास एक प्लान है। तब मिस्टर स्मिथ बोलता है कि वो झूठा है और जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी उसने ऐसा ही बोला था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। असल में ये बुजुर्ग वो आदमी होता है जब शुरू में इसके हाथ से खाना गिर गया होता है और दूसरा बुजुर्ग आदमी इसका खाना छीनने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये उसे अपने पैर से दबा लेता है और तब यानुश उस दूसरे बुजुर्ग आदमी को अपना खाना दे देता है। तो इसीलिए इसे पता होता है कि मैं चोटिल हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा तो यानुश मेरी मदद करेगा। अब धीरे धीरे ये 7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं, जिसमें एक यानुश होता है, एक मिस्टर स्मिथ होता है, एक क्रिमिनल होता है, एक आर्टिस्ट होता है, एक एक्टर होता है और एक आदमी जिसको रात में नहीं दिखता, और उनके साथ एक और आदमी होता है। यानी कि ये टोटल 7 लोग होते हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। एक दिन बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। तभी यानुश बोलता है कि आज रात को यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैरों के निशान अपने आप मिट जाएंगे और गार्ड्स को पता नहीं चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब उस रात को ये जनरेटर बंद कर देते हैं। जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है और इन 10 मिनटों में ये लोहे की तारें काटकर सातों के सातों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब गार्ड्स को ये बात पता चलती है तो वो उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन हवाएं बहुत तेज होती हैं, इसीलिए गार्ड्स को कुछ नहीं दिख रहा होता है और उसके बाद वो उनके पीछे कुछ कुत्ते छोड़ देते हैं। ये सब के सब भाग रहे होते हैं और इनके पीछे कुत्ते हैं। हवा इतनी तेज होती है कि इन्हें आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तब यानुश क्रिमिनल से बोलता है कि तुम मुझे अपना चाकू दो। तो यानुश पेड़ की छाल काटकर मुंह के लिए मुखट्टे बना लेता है ताकि उनके चेहरे पर ठंडी हवाएं ना लगे और वो आगे बढ़ सके। अब वो सब मुखट्टे पहनकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और पूरी रात चलते चलते सुबह तक वो साइबेरिया की जेल से बहुत दूर निकल जाते हैं और वहाँ पर बर्फ इतनी गहरी होती है कि गार्ड्स का वहाँ पर पहुँचना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद वो सब रुक के देखते हैं कि इनके पास खाने के लिए क्या क्या है। इनके पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का राशन होता है और इनका सफर बहुत लंबा है। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलते हैं कि तुमने इस क्रिमिनल पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बेरहम होता है और जेल में इसने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि इसे उसका स्वेटर चाहिए था। तब यानुश बोलता है कि उसके पास चाकू है और हमें उसके चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब यानुश शेडो की मदद से उन्हें रास्ता दिखाता है। उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना है क्योंकि इन्हें साइबेरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है और उसके बाद इन्हें मंगोलिया पहुँचना है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। अब रात होने वाली होती है। सब एक जगह बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए वरना हम चल नहीं पाएंगे। तब उनमें से एक बोलता है कि मैं जाल बिछा सकता हूँ, हम शिकार पकड़ सकते हैं। यानुश बोलते हैं नहीं, हमें लगातार चलना होगा, हम एक जगह पे इतना वक्त नहीं गुजार सकते। जो क्रिमिनल होता है वो बोलता है कि हम गांव चलते हैं, वहाँ हमें खाना मिल जाएगा। तब यानुश बोलता है कि हमें वहाँ कोई खाना नहीं देगा बल्कि हम पकड़े जाएंगे। तब क्रिमिनल बोलता है फिर हम चुरा लेंगे, लेकिन उसकी बात से कोई भी मुतमईन नहीं होता। यानुश बोलता है कि रात होने वाली है और आज रात को बहुत ठंड होगी, सबको बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आनी है और उसके बाद सब लकड़ियाँ लेने जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी होता है जिसको रात में नहीं दिखता। वो जब लकड़ियाँ लेके आ रहा होता है तब वो रास्ता भूल जाता है और जब सब वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि इनमें से एक आदमी कम है। असल में इन्हें पता नहीं होता कि वो रात को नहीं देख सकता, बस एक ही आदमी को पता होता है। वो बोलता है कि इसको रात में नहीं दिखता। तब वो सब उसको तलाशने जाते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जब सुबह होती है तो वो आदमी इनसे थोड़ा ही दूर बैठा होता है जो जमकर मर चुका होता है। तब ये सभी उसको वहीं दफनाते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। अब इन्हें चलते चलते कई दिन हो चुके हैं और बर्फीला इलाका पीछे छूट चुका है। ये जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब भूखे हैं और कमजोर हैं और अब इन सबको ये लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे। हालांकि जिस झील तक ये पहुंचना चाहते थे, प्लान के मुताबिक इन्हें 1 हफ्ता पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये वहां से बहुत दूर होते हैं। एक दिन जब ये सो रहे होते हैं तो इन्हें कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं और जब ये उन आवाजों की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ भेड़ियों ने शिकार किया होता है। ये भागते हुए उस तरफ जाते हैं और सारे भेड़ियों को वहाँ से भगा देते हैं और उस शिकार को ये जानवर की तरह खाते हैं, क्योंकि ये सब बहुत भूखे होते हैं और अगर ये नहीं खाएंगे तो मारे जाएंगे। इसके बाद यानुश ये तय करता है कि वो अकेला ही आगे जाके रास्ता देखेगा, क्योंकि सब चल नहीं सकते, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब यानुश निकलने से पहले सबको ये बोलता है कि अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर लौट कर ना आया तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। इसके बाद यानुश वहाँ से चला जाता है। उसे सफर में बहुत तकलीफें हो रही होती हैं। वो भूखा और कमजोर होता है और आगे बहुत लंबा रास्ता, लेकिन यानुश चलता जाता है और चलते चलते वो अब मरने के कगार पर है और दोबारा से उसे हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं और उसे वही अपना घर दिखता है और वो पत्थर भी जिसके नीचे चाबी है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है
और वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 3 दिन के रास्ते पे वो झील है जहाँ पर हमें पहुँचना है। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। और सुबह तक जब यानुश की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो आगे का सफर तय करते हैं। अब जब वो झील की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और जब वो क्योंकि इनके पास खाना बहुत कम है और वो नहीं चाहते कि कोई और इनके साथ आए, इसलिए वो उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब जब वो झील पर पहुंचते हैं तब वहाँ पर वो देखते हैं कि दलदल में एक जानवर फंसा होता है और ये उस जानवर को मार देते हैं। अब इनके पास बहुत सारा खाना है। तभी इनमें से एक आदमी को याद आता है कि वो लड़की भी भूखी है और वो उसे तलाशने जाता है और रात तक उस लड़की को वापस लेकर आ जाता है। और अब ये उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद ये बहुत सारा खाना खाते हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन ये अपना सफर जारी रखते हैं और उनके साथ जो लड़की होती है शुरू में वो अपने बारे में काफी झूठ बोलती है, लेकिन बाद में सब कुछ सच सच बता देती है। अब कुछ दिनों के बाद ये मंगोलिया के बॉर्डर पर पहुंचते हैं और अभी तक सफर में इन्हें बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा सफर था जिसमें उन्होंने बर्फ के पहाड़ पार किए, जंगल पार किए, जिंदा रहने के लिए कीड़े खाए और मरे हुए जानवर खाए और यहाँ तक कि उन्होंने कुत्ते को मार कर भी खाया। अब मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले इनके साथ जो रशियन क्रिमिनल होता है वो कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा, वो यहीं पर रहना चाहता है। और उसके बाद ये 6 लोग बचते हैं। अब जब ये बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचते हैं तो उसके गेट पर देखते हैं कि स्टालिन का फोटो लगा होता है और वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुंच गए जिनसे ये भाग रहे थे। अब यहाँ पर भी उनकी हुकूमत है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब वो ये तय करते हैं कि वो पहले चाइना जाएंगे, चाइना से तिब्बत और उसके बाद हिंदुस्तान, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश की हुकूमत है और वहाँ ये सेफ है। अभी तक ये कई महीनों से पैदल चल रहे हैं और ये 5,500 किलोमीटर तय कर चुके हैं और अब ये इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया का सफर इतना आसान नहीं है। गर्मी और बहुत बड़े रेगिस्तान का सामना करना पड़ेगा। अब तक सफर में चलते अब इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी दौरान जो उनके साथ लड़की होती है वो बार बार बेहोश हो जाती है, क्योंकि इन सबको पानी चाहिए और प्यास के मारे ये सब बेहाल हो चुके हैं और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इन्हें किसी भी हालत में पानी ढूंढना होगा। अब चलते चलते मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है, मुझे लगता है वहाँ पर पानी है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ है। लेकिन साथियों के साथ उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ना चाहते हुए भी यानुश को उनके पीछे जाना पड़ता है। अब जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सच में एक कुआं होता है। तब उनको जैसे एक नई जिंदगी मिल चुकी होती है। ये लोग बहुत सारा पानी पीते हैं और हाथ मुंह भी धोते हैं और उसके साथ अपने लिए पानी भी भरते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन ये लोग यहीं पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। लेकिन यानुश बोलता है ये ठीक नहीं होगा, हम भूख से मर जाएंगे। फिर इनमें से 2 लोग बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं और इनमें मजीद ताकत नहीं होती आगे बढ़ने की। लेकिन यानुश बोलता है कि हमें आगे बढ़ना ही होगा और अगले दिन ये बहुत सारा पानी पीते हैं और जितना हो सके उतना पानी अपने साथ रख लेते हैं। अब ये लोग इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके आगे बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है और वहीं पर उन्हें रेगिस्तान के तूफानों का सामना करना पड़ता है। अब इनके साथ जो लड़की होती है वो एक बार फिर से बेहोश होकर गिर जाती है और जब ये उसके पैर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सूज चुके होते हैं और अब वो ज्यादा आगे नहीं चल सकती, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो डिसाइड करती है कि वो चलेगी। लेकिन इस सफर और इस तकलीफ को वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस सफर में इसकी मौत हो जाती है। ये लोग उसकी वहीं पर कब्र बनाते हैं और उसे दफन करके आगे का रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं। और अब ये 5 बजे हैं, कोई भी आगे जाने की हालत में नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इन सबको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर ये रुके तो ये मारे जाएंगे। इसके बाद कुछ और किलोमीटर चलने के बाद इनमें से एक और बेहोश होकर गिर जाता है और इसकी भी मौत हो जाती है। और अब सिर्फ ये 4 बचे हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और ना ही इनके पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए। आगे बहुत लंबा सफर होता है और इनको खाना और पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये लोग बहुत कमजोर हो चुके होते हैं और इनमें आगे बढ़ने की हिम्मत अब नहीं रही। अभी कुछ और किलोमीटर चलने के बाद रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पर रेगिस्तान खत्म हो रहा होता है और आगे कुछ ही दूरी पर पहाड़ होते हैं। लेकिन तब तक मिस्टर स्मिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलते हैं कि मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यानुश उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम साथ आगे चलेंगे। इसके बाद यानुश अपने 2 साथियों को बोलता है कि तुम दोनों आगे जाओ और पानी ढूंढो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। इसके बाद उसके 2 साथी आगे बढ़ जाते हैं और रात तक मिस्टर स्मिथ और यानुश भी पहुँच जाते हैं। अब ये चारों वहीं उस रेगिस्तान पर रात को सो जाते हैं। इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि कई दिनों से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया होता। अब जब सुबह होती है तो इनमें से एक के पैर के ऊपर से सांप निकल रहा होता है और वो उसे देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ये खाना होता है और इनको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। जब वो सांप के पीछे आगे जाता है तो वो देखता है कि चट्टान से पानी निकल रहा होता है। यह देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये सब बहुत प्यासे होते हैं। इसके बाद वो सबको बुलाता है और ये सब चट्टान से चाट कर पानी पी रहे होते हैं और वो मिस्टर स्मिथ को भी पानी पिलाते हैं। इसके बाद वो सांप को भी पकड़ लेते हैं। पानी पीने और सांप को खाने के बाद इनमें थोड़ी सी जान आती है
रात को यानुश मिस्टर स्मिथ के पास आता है। यानुश बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे बेटे को रशियंस ने मार दिया था। यानुश मिस्टर स्मिथ को बोलता है कि मैं उसका नाम जानता हूँ, क्या मैं उसका नाम बोल सकता हूँ? डेविड। मिस्टर स्मिथ यानुश को बोलता है कि क्या तुम उसका नाम लेके मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश जगाना चाहते हो? यानुश उसे बोलता है कि तुमने फिर खुद को मार क्यों नहीं दिया? तब मिस्टर स्मिथ बोलता है कि मैं जिंदा रहकर अपने आप को सजा दे रहा था, अपने बेटे को रशिया में ही लेकर आया था। रशियंस ने हमें पकड़ लिया और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ ही गवाही देने के लिए मजबूर किया। जब उसने मजबूरी में मेरे खिलाफ गवाही दी तो उन्होंने मेरे बेटे को मार दिया, जिस तरह तुम्हारी बीवी को तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया था। यानुश उसे बोलता है कि मेरी बीवी जिंदा है, मुझे पता है कि वो मरी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह पछतावा करे, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि उसने जो मेरे खिलाफ गवाही दी है इसलिए वो खुद को गिल्टी समझ रही होगी, जिस तरह तुम समझते हो, इसीलिए मैं किसी भी हालत में उससे मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह ये चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं और कई 100 किलोमीटर चलने के बाद वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो चाइना नहीं रुक सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच में जंग चल रही होती है और इसीलिए वो तिब्बत की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब एक बार फिर उनके सामने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके तिब्बत तक पहुंच जाते हैं। तिब्बत पहुंचने पर तिब्बती लोग इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और इनको खाना भी खिलाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए सिक्किम का एक रास्ता है, लेकिन फिलहाल सर्दियाँ बहुत हैं, अगर तुम अभी गए तो तूफान की वजह से तुम मारे जाओगे, फिलहाल तुम यहीं रुको, जब मौसम बदल जाए तो फिर चले जाना। यानुश बोलता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अगर हम एक बार यहाँ पर रुक गए तो हम थक जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें अभी आगे बढ़ना होगा। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मैं चाइना जाऊंगा, मुझे पता चला है कि वहाँ पर यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है और ये लोग मुझे चाइना भेज सकते हैं और वहाँ से मैं सीधा अमेरिका चला जाऊंगा। मिस्टर स्मिथ एक अमेरिकन होता है, इसलिए वो अमेरिका जाना चाहता है। इसके बाद वो रात को वहीं सो जाते हैं और अगली सुबह यानुश और उसके 2 साथी वहाँ से निकल जाते हैं और मिस्टर स्मिथ वहीं रुक जाते हैं। अब कई पहाड़ पार करने के बाद फाइनली ये इंडिया तक पहुंच जाते हैं और इंडिया में इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें 6400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा और इंडिया आकर यहाँ सबका सफर खत्म हो जाता है, लेकिन यानुश का नहीं, क्योंकि पोलैंड अभी भी आजाद नहीं हुआ होता, वो अभी भी कम्युनिस्ट के अंडर होता है। अगले 50 साल तक यानुश अपनी कंट्री में वापस नहीं गया और जब 1989 में पोलैंड आजाद हुआ उसके बाद यानुश अपने घर जाता है और कहानी की एंडिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जब एक पत्थर होता है और पत्थर के नीचे एक चाबी होती है और यानुश उस चाबी से उस गेट को खोलता है। इस वक्त तक यानुश बूढ़ा हो चुका होता है। यानुश अंदर जाता है और अंदर उसकी बीवी होती है। इसके बाद ये दोनों गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी 1939 की है, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।